हम लोग पिछले लेक्चर में अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं आयनिक बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड को। अब हमारा जो तीसरा नंबर का बॉन्ड है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की डिफिनीशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है, ए बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन विच बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और शेयर्ड एयर electron pair is donated by one of the bonded atom is called coordinate covalent bond or dating bond। इसको समझते हैं। ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड था। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था, दो स्पीशीज है, मान लीजिए ए और बी। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो था वो ए दे रहा था और एक इलेक्ट्रॉन जो था, सपोज कीजिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो था वो बी दे रहा था। इसी इलेक्ट्रॉन को हम बोल रहे थे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, या इसको बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन भी बोल रहे थे। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट के बॉन्ड के केस में क्या होता है कि जो दो स्पीशीज हैं, मान लीजिए ये स्पीशीज ए है और ये स्पीशीज बी है, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के केस में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो केवल एक स्पीशीज के द्वारा डोनेट किए जाते हैं, केवल एक स्पीशीज के द्वारा डोनेट किए जाते हैं। और इससे क्या होता है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आइए इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है NH3BF3 का, और पहले ही हमने इसमें लिख दिया है इसलिए कि आपका टाइम बचे। तो आप जैसे जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 7 एटॉमिक नंबर 5 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में। 3 इलेक्ट्रॉन से उसने क्या किया कि बॉन्डिंग कर लिया है। ये जो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो उसी को कहते हैं हम लोग लोन पेयर, जो कि क्या करता है कि बॉन्ड में फॉर्मेशन, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब ये इन दो इलेक्ट्रॉन को अगर बोरॉन को दे दे, यहाँ पे बोरॉन फ्लोराइड है, बोरॉन जो है 3 एटम के साथ फ्लोरीन एटम के साथ कंबाइंड है, ये दो इलेक्ट्रॉन को इधर दे दे तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में बदल जाएगा। यहां लिख देता हूं मैं डोनेट। अब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आपका बॉन्ड जो होगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये जो बॉन्ड होगा वो होगा कोऑर्डिनेट, या इसी को हम लोग डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। मैं डेटिव बोल दे रहा हूं ताकि आप मुझे लिखने में आसानी हो और आपको भी समझने में आसानी हो। यह है डेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये डेटिव बॉन्ड बना और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। ये जो है वो कहलाएगा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो कंपाउंड बना वो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहलाएगा, ठीक है। और जो बॉन्ड बना वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एक चीज और, ये जिसने इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इस केस में इसको हम बोलते हैं डोनर, और जिसने एक्सेप्ट किया उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टर। ओके, ये हमारा पूरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। एक बार और सुन लीजिए कि ऐसा बॉन्ड जो कि केवल एक स्पीशीज के इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग से बने, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन से बने, ऐसे बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड।
इसमें एक जो होता है वो डोनर होता है, दूसरा एक्सेप्टर होता है। जो कंपाउंड बनता है वो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। ओके, अब हम इसके थोड़े प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसके अब हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टीज जो होता है वो पहला प्रॉपर्टीज ये है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड शोन विथ एरो हेड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको हम लोग एरो हेड से डिनोट करते हैं। जो टेल होता है उसको डोनर बोलते हैं और जो हेड होता है उसको एक्सेप्टर बोलते हैं। इधर हेड होता है उधर एक्सेप्टर और जिधर टेल होता है उधर डोनर। ये जो कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है इस केस में डिस्टिंक्शन खत्म हो जाता है। A distinction between covalent and dative bonds vanishes after this formation। जैसे ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट का फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हैं। डिस्टिंक्शन जो होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और एक पहले बात मैंने बता दिया है, द स्पीशीज विद डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड डोनर। जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसको डोनर कहते हैं। एंड स्पीशीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड एक्सेप्टर। और जो स्पीशीज क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है उसे एक्सेप्टर बोलते हैं। अब एक और कंसेप्ट आता है, जब लेविस एसिड बेस आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अभी तो ये बेसिक चल रहा है कि आप क्लास 9th और 10th से आए हैं, आप बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, तो इसलिए मैंने एक बेसिक फाउंडेशन, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको आप जाने। इसलिए मैंने 5-6 लेक्चर जो थे मेरे छोटे छोटे उसको मैंने पुट किया है अपने YouTube चैनल में। तो आगे हम लोग मेन चैप्टर अब इस लेक्चर के बाद से स्टार्ट होगा। देखिए, जो लेविस बेस किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होते हैं वो लेविस बेस कहलाते हैं। और इसका जस्ट उल्टा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं वो आपके लेविस एसिड कहलाते हैं। इतना डिफरेंस आप समझ जाएंगे। आगे मैं इसके बारे में जब चर्चा करूंगा अपने आगे के लेक्चर में, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझाया है, उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे आप, और इसका नोट्स आप बनाते रहिएगा। अब जब ये सब चीजें आपने उतार ली होंगी, उसके आगे अब एग्जाम्पल हम लेंगे, उसको अब आप लोग समझिएगा। अब हम लोग, ये तो पहला एग्जाम्पल था हमारा, अब हम लोग एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोनियम आयन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हाइड्रोनियम आयन, इसमें क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन से अटैच है। ओके, इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं। ये है दो हाइड्रोजन से अटैच, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 4, इसके पास अब एटॉमिक नंबर 8, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 6। अब इसके पास क्या हुए कि 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ये है हाइड्रोजन, यहां पे बनाते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये है, कंसीडर कीजिए कि ये हाइड्रोजन का प्रोटॉन है और ये बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये 3 चीजें कहलाता है। इस समय ये कहलाता है आपका हाइड्रोजन आयन। इसी केस में आप इसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं। इसी को आप प्रोटॉन भी बोल देते हैं, इसी को आप प्रोटॉन भी बोल देते हैं, या इसको आप H+ आयन के रूप में डिनोट करते हैं। 3 चीजें होती हैं। अब बताइए कि अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को पा जाए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को पा जाए, तो क्या ये स्टेबल नहीं हो जाएगा? हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पा जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो इस केस में जो हाइड्रोनियम आयन बनता है
इसमें ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये दे दिए जाते हैं आपके हाइड्रोजन को प्लस प्रोटॉन को, और इस तरह से आपका जो कंपाउंड होता है उसका फॉर्मेशन होता है। देखिए ये है ऑक्सीजन, ये ऊपर मैंने डेटिव बॉन्ड को एरो से डिनोट कर दिया है, ये है आपका हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन। अब इसके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। तो आप इस तरह से हाइड्रोनियम आयन को भी डिफाइन कर सकते हैं। द वाटर मॉलिक्यूल्स विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। ओके, इसको एक तरह से और हम डिनोट करते हैं, ये डेटिव बॉन्ड ऐसे और ऐसे। एक चीज और, दो लोन पेयर यहां पे था तो यहां पे दो लोन पेयर अभी भी इसके पास बचे हुए हैं। ठीक है, ये आपका हाइड्रोनियम आयन पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हो गया, अब हम लोग बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। एग्जांपल नंबर थर्ड लेते हैं, एग्जांपल थर्ड। और ये जो एग्जांपल होगा वो आपका, मैं ले लेता हूं ऑक्सीजन आयन के बारे में, ऑक्सोनियम आयन के बारे में आपने सुना होगा, तो ये है ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, एक और बात, अल्कोहल, अल्कोहल्स, ईथर के बारे में आपने सुना है। ठीक है, और वाटर के बारे में भी सुना है, यह है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के केस में जो ऑक्सीजन है वो दो हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ठीक है, वाटर के केस में आप लोगों ने देखा, एक बार और देख लीजिए, वाटर के केस में आपने देखा ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो दो हाइड्रोजन से अटैच है। यहां से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें और यहां पे आर ग्रुप, एल्कली ग्रुप अगर हम अटैच करें तो इस केस में ये कहलाता है अल्कोहल्स, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। इसी वाटर मॉलिक्यूल से, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, यहां से अगर हम दोनों हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे दो एल्कली ग्रुप आर ग्रुप अटैच कर दें तो इस केस में ये कहलाएगा ईथर। उम्मीद करते हैं कि आप ईथर और अल्कोहल के बारे में जान गए। तो चलिए अब हम लोग ऑक्सीजन आयन के फॉर्मेशन को देखते हैं। अल्कोहल के केस में आर ओ एच, ठीक है, इस केस में ये क्या करता है, हाइड्रोजन अपने दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन अपने दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को दे देता है, और इस तरह से आपका ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये आर एच और ये जो है एच, ये जो बना वो ऑक्सीनियम आयन होता है। ऑक्सीनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो आप लोग ऑक्सीनियम आयन को डिफाइन कर सकते हैं, और इसको उतार लिए होंगे आप लोग। ऑक्सीनियम आयन को आप डिफाइन कर सकते हैं, द पॉजिटिव चार्ज, द पॉजिटिव आयन इन विच ऑक्सीजन बियर पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड ऑक्सीनियम आयन। लिख दे रहा हूं, दोज पॉजिटिव आयन इन विच ऑक्सीजन बियर पॉजिटिव चार्ज
आर कार्ड ऑक्सीनियम आयन। ठीक है, तो ये तो पहला ऑक्सीनियम आयन के केस में जो डिफिनीशन है वो तो मैंने बता दिया, और आपको जो अल्कोहल था उसके केस में ऑक्सीनियम आयन के फॉर्मेशन को बता दिया। अब मैं ईथर के केस में बताने वाला हूं। ये है ऑक्सीजन, ये है आर ग्रुप, ये है आर ग्रुप, ये है ईथर। यहाँ पे हाइड्रोजन आया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को दिया, और इस तरह से आर ओ आर और एच ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये भी एक ऑक्सीनियम आयन का एग्जाम्पल है। अब हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं अमोनियम आयन के बारे में, आपने सुना होगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने अमोनियम आयन के बारे में सुना होगा। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन के केस में देखिए क्या होता है, यह नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से कंबाइंड है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन को दे देता है, और इस तरह से ये आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये हाइड्रोजन को दे देता है और इस तरह से आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और ये कहलाता है अमोनियम आयन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं फास्फोरस आयन का। फास्फोरस आयन का एग्जांपल लेते हैं। ये जब फास्फोरस 3 हाइड्रोजन से अटैच है, इस केस में ये क्या कहलाता है, फास्फीन। इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, और इस तरह से इनके बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो बॉन्ड था वो क्या था, ये जो आयन बना वो फास्फोनियम आयन बना। 4 एग्जांपल हो गया, बहुत है इतना। ठीक है, कुछ और कंपाउंड होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बारे में मैं बता दे रहा हूं। जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड